हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS पीओ की इंटरव्यू क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ऑफिशियली 3 वीडियोस हमने अपडेट कर दी हैं। जिन लोगों ने आरआरबी पीओ की क्लासेस ज्वाइन की थी वो लोग ये वीडियोस IBPS वाली नहीं देख पाएंगे। ऑल्दो चूंकि बैंक का है इंटरव्यू है, 50-60% कंटेंट सेम होगा, लेकिन बहुत ही अपडेटेड कंटेंट, अपग्रेडेड कंटेंट होगा IBPS के लिए। तो उसके लिए क्लास ज्वाइन करनी होगी एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बुल एंड बियर मार्केट क्या होती है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है। इसके बारे में हम एक बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। फिर हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में, अलॉन्ग विद जो बैंकिंग के टॉपिक्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, वो तो साथ में चलती ही रहेंगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पूरी वीडियो देखने के लिए, और इंटरव्यू को IBPS के अच्छे से क्रैक करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए क्लासेस को ज्वाइन करिए। सिर्फ 699 रुपीज़ प्राइस है। एंड अगर हमारे इंटरव्यू क्लास का रिव्यू देखना है पिछले ईयर्स का, तो छोटे से थोड़े मोटे रिव्यू हैं, इनको देखिए। ज़्यादा अगर रियल आपको रिव्यू देखने हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो आप हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे जाइए और वहाँ पर रिव्यू देख सकते हैं। आपको IBPS की क्लासेस में क्या मिलेगा, यहाँ पर 100 से ज़्यादा वीडियो क्लासेस मिलेंगी जो कि प्री रिकॉर्डेड होंगी। देखिए, एक लाइव सेशन भी किया जा सकता है, बहुत बार हुआ क्वेरी, बहुत सी कोचिंग क्लासेस करती भी हैं। उसमें फिर आपको रिकॉर्डिंग वो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अवेलेबल कराती हैं बहुत सी क्लासेस। तो वो यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, ताकि आप इंटरव्यू के आखिरी दिन तक उसको रिवाइज कर सके। हम रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दे रहे हैं, बाकी चीज़ें आपको जो लिखा हुआ है मिलेगा। अब हम बात करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। एंड इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बुल एंड बियर मार्केट, अमोर्टाइजेशन क्या होता है उसके बारे में। एंड बियर मार्केट हम किसे बोलते हैं, बेसिकली ये शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्म्स हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं, कभी कभी ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स लगातार इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कभी एक टाइम ऐसा आता है मार्केट में जब इन्वेस्टर्स का मूड ऐसा होता है कि वो पैसों को निकाल रहे होते हैं मार्केट से, उन्हें लगता है कि मार्केट जो है अब गिरेगी। तो व्हेन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज, इट्स नोन एज बुल मार्केट। मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, जब वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो शेयर के प्राइसेस हैं वो अभी बढ़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं बुल मार्केट। और जब मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, व्हेन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट प्राइस टू फॉल, इट्स नोन एज बियर मार्केट। जब मेजॉरिटी ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन्स एंड सर्टेन ग्लोबल रीजन्स, या फाइनेंशियल जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ऐसा बन रहा है, जिनसे वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि जो प्राइसेस हैं शेयर की अब वो गिरेंगे, तो उसे, और वो डे बाय डे में बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर बिकवाली होने लगती है, जिसे हम बोलते हैं शेयर की भाषा में, तो उसे हम बोलते हैं कि ये बियर मार्केट है। तो ये हुआ बुल एंड बियर मार्केट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड एंड व्हाट इज़ सेफेस्ट टाइप ऑफ फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, जो कि एक एक्सपर्ट के ग्रुप द्वारा मैनेज किया जाता है। सपोज़ आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है और आपको आइडिया नहीं है कि आप किस कंपनी का शेयर खरीदें, आपको शेयर मार्केट का ज़ीरो आइडिया है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी एक्सपर्टाइज कंपनी के पास जाएंगे। सपोज HDFC के म्यूचुअल फंड है, SBI के हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो कंपनीज जो होती हैं वो एक्सपर्ट को ऐसे बैठाती हैं जो वेरियस म्यूचुअल फंड्स में, वेरियस शेयर्स में जो है पैसे को आपके इन्वेस्ट करते हैं, एंड वहाँ से आपको जो भी रिटर्न मिलता है या लॉस होता है, फ़ायदा होता है, वो आपका होता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ऐसे फंड होते हैं जो कि जिसमें बहुत सारे शेयर्स में हम एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फंड को जो मैनेज करते हैं वो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, ना कि आप एक ऑर्डिनरी आम आदमी होता है जो सिंगल शेयर खरीद रहा होता है। और अगर हम सेफेस्ट फंड की यहाँ पर बात करें, तो जो इंडेक्स फंड हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि इसमें जो मनी होती है, जो आपका पैसा होता है, वो सिर्फ जो इंडेक्स स्टॉक हैं, जो निफ्टी इंडेक्स हो गया या फिर टॉप 50 टॉप 20 हो गए, वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। एंड आपको पता ही होगा कि सेंसेक्स एक इंडेक्स है और निफ्टी एक शेयर मार्केट की इंडेक्स है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो टॉप कंपनीज हैं एक्चुअली वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं। ठीक है, मतलब उनके शेयर्स के प्राइस बढ़े हैं या घटे हैं। मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बताया हुआ है, ये मैं एक सरल आम भाषा में समझा रहा हूँ। निफ्टी के ऊपर, सेंसेक्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको जो इंटरव्यू क्लासेस की वीडियोज़ हैं, यहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं। फिर भी क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर ये कंप्लीट किया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। देखिए, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है, जब गवर्नमेंट जो पैसे खर्चा कर रही है वो ज़्यादा हो जाते हैं उसके रेवेन्यू से, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कमाया है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर प्लान कर रखे हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। सपोज़ गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, रोड कंस्ट्रक्शन है, रेलवे का अपग्रेडेशन है, मार्स मिशन है, इसरो को पैसा देना है, डिफेंस में पैसा देना है, सब मिलाकर गवर्नमेंट ने प्लान किया कि इस साल का जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास रहेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट के वेरियस सोर्सेस से रेवेन्यूज़ आते हैं, वहाँ रेवेन्यू 1,80,000 करोड़ का ही आया, तो 20,000 करोड़ का हम बोलेंगे ये फिजिकल डेफिसिट है। तो ये हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं वहाँ पर मिनिमम लॉक इन पीरियड क्या होता है। देखिए एफडी के केस में ये आपका 5 साल होता है, लेकिन एक होता है आपका ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम करके होता है, मतलब आपका उसमें टैक्स सेविंग मिलती है। 80C के अंतर्गत जो आपको रिलैक्सेशन है टैक्स में वो मिलता है। वहाँ पर जो लॉक इन पीरियड होता है शेयर्स में वो 3 साल का होता है। डिपेंड करता है आपने जब पहला शेयर खरीदा वो 3 साल बाद आप उसको सेल कर सकते हैं, अगेन फिर कुछ दिनों बाद दूसरा खरीदा वो आप सेल कर सकते हैं। तो जो ELSS है वहाँ पर जो आपका लॉक इन पीरियड है वो 3 साल है और एफडी के केस में 5 साल है। एक और क्वेश्चन PPF। देखिए PPF एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, इसमें जो प्रेजेंट की इंटरेस्ट है वो 7.10% है। ये नेशनलाइज्ड बैंक ही ऑफर करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स और आपके जो कॉरपोरेटिव बैंक्स हो गए ये सब ऑफर नहीं करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ डिपॉजिट पर ईयर मिनिमम 1 करना ही होगा, मैक्सिमम 12 बार डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपये आपको हर साल डिपॉजिट करने होंगे और जो इंटरेस्ट इस पर मिलती है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। एंड इसमें जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं ये आपका 80C के अंतर्गत आपको इसकी छूट मिलती है और अधिकतम जो है आप 1.5 लाख रुपए 1 साल में डाल सकते हैं और आप एक ही PPF अकाउंट एट ए टाइम होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब चूंकि आप एक कॉमर्शियल बैंक का इंटरव्यू अगर दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो बेसिकली आप इनको याद कर लीजिए। जो बेसिक सी मेन सर्विसेज हैं, लॉकर्स है, सेफ कस्टडी ऑफ फंड हो गया, एडवांसिंग लोन्स हो गया, फंड ट्रांसफर, पीरियोडिक पेमेंट्स, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ लोन, ओवरड्राफ्ट, बाकी आपका सेविंग FD RD अकाउंट ओपनिंग हो ही गया, जो भी आपके अकाउंट होते हैं, DD इशू करना, चेक बुक इशू करना, ये सब एक नॉर्मल फंक्शनिंग यहाँ पर बैंक की हो गई। एक और हाँ क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर ही कि बैंक बेसिकली होता क्या है। तो बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी प्राइमरी एक्टिविटी है कि वो एक एजेंट की, पेमेंट एजेंट की तरह काम करता है। किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। एंड टू बोरो एंड लेंड मनी, मतलब पैसे उधार देने के लिए, उधार लेने के लिए बैंक एक पेमेंट एजेंट की तरह काम करता है। एंड इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर रिसीविंग, कीपिंग एंड लेंडिंग मनी। ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप पैसे ले सकते हैं, रख सकते हैं एंड लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका बैंक। वॉट डू यू मीन बाई ऑडिटिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बैंक में ऑडिट का रोल बहुत है। तो ऑडिटिंग क्या होती है? देखिए ऑडिटिंग होता है एक अनबायस्ड एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो बैंक का ही नहीं, ऑडिट हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इट कैन बी डन इंटरनली बाई एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नली बाई एन आउटसाइड फर्म। बेसिकली ऑडिट क्या होता है? एक अनबायस्ड एग्जामिनेशन होता है कि आपकी बैंक में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो रही है, कोई भी धांधली नहीं हो रही है, जो भी रूल्स डिफाइंड हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ये ऑडिट कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक उसका खुद ऑडिट डिपार्टमेंट हो सकता है, अपने ही एम्प्लॉय से ये ऑडिट करा सकती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। एंड ये ऑडिट किसी एक्सटर्नल फर्म द्वारा भी कराया जा सकता है जिसे हम एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं। बैंक के केस में ऑडिट RBI कराता है जिसको RBI भी कराता है। एंड रीजनल रूरल बैंक के केस में नाबार्ड ऑडिट आता है। इंटरनल ऑडिट भी होते हैं। एंड RBI एक होता है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो बैंक खुद कराती है, और जो एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं वो रीजनल रूरल बैंक के केस में बोलें तो नाबार्ड करता है, एंड कॉमर्शियल बैंक के केस में बोलें तो शायद RBI करता है, बट कंफर्म नहीं हूँ, ये एक बार मैं कंफर्म होकर बता दूंगा। लेकिन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट दोनों होते हैं। इसके साथ ही बैंक अलग से थर्ड पार्टी CAs को, ऑडिटर्स को हायर कर लेती है जो वो भी ऑडिट करते हैं। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि एक अनबायस्ड एग्जामिनेशन हो जाए कि जो भी काम हो रहा है वो नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कुछ गड़बड़ी है तो वो समय रहते पकड़ में आ जाए और उनको रेक्टिफाई किया जा सके। नेक्स्ट है कि एमोर्टाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज एमोर्टाइजेशन? देखिए द रिपेमेंट ऑफ द लोन बाय इंस्टॉलमेंट टू कवर प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट इज नोन एज एमोर्टाइजेशन। बेसिकली जो आप EMI पे करते हैं उसे आप एमोर्टाइजेशन बोल सकते हैं। मतलब रिपेमेंट ऑफ लोन का रिपेमेंट की जो इंस्टॉलमेंट होती है, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पार्ट को कवर करती है, उसे हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि निगेटिव एमोर्टाइजेशन क्या होता है। देखिए जब लोन का रिपेमेंट किया गया, जो पैसे भरे गए, वो जितना भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ था उतने को कवर नहीं कर रहा है।
तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव अमोर्टाइजेशन। व्हेन रिपेमेंट ऑफ लोन इज लेस देन द लोन्स एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट देन निगेटिव अमोर्टाइजेशन अकर्स। मतलब जब लोन का जो रिपेमेंट हुआ है वो जितनी भी इंटरेस्ट लगी है आपके लोन के खाते पे उससे कम है तो उसे निगेटिव अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। इट विल इंक्रीज द लोन अमाउंट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट। मतलब आप ईएमआई तो भर रहे हो लेकिन वो लोन अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम डिफर्ड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। सपोज आपने 50 लाख का लोन लिया और आप महीने की 20,000 की ईएमआई भर रहे हो, लेकिन आपका महीने का 40,000 का तो सिर्फ इंटरेस्ट लग रहा है, तो आपका लोन हर महीने 20,000 बढ़ता जाएगा, जबकि आप 20,000 रुपये पे कर रहे हो। आपको लगेगा हम तो पे कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप जितना इंटरेस्ट लग रहा है उससे कम अमाउंट पे कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर जो है आपका निगेटिव अमोर्टाइजेशन से हम बोलते हैं, आपका लोन कम नहीं हो रहा है।